कन्वेंशनल एप्लीकेशंस यानी कि जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन बनते आए हैं या बन रहे हैं, इनकी टेस्टिंग कैसे होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और वेब ऐप है, सबका बेस तो सेम ही है टेस्टिंग का, लेकिन कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ अलग चीज़ें भी टेस्ट की जानी होती है अलग-अलग एप्लीकेशंस की। तो हम आज देखेंगे कन्वेंशनल एप्लीकेशन है, उसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं, उसमें क्या-क्या टेस्टिंग होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेस्टेबिलिटी क्या होती है? टेस्टेबिलिटी मतलब ये है कि क्या सॉफ्टवेयर इस लायक है कि उसे टेस्ट किया जा सके, कितनी इजीली आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। तो जेम्स साहब ने कहा कि टेस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी इज सिंपली हाउ इजीली सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी टेस्टेड। तो सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी का मतलब ये है कितने आसानी से आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई टेस्टेबल सॉफ्टवेयर की कि वो ऑपरेबल होना चाहिए, ऑपरेबिलिटी यानी कि वो क्लीन ऑपरेशन होना चाहिए उसका सॉफ्टवेयर का। ऑब्जर्वेबिलिटी यानी कि जो रिजल्ट आएंगे हर एक टेस्ट केस के वो हम ऑब्जर्व कर सकें। कंट्रोलेबिलिटी यानी किस तरीके से हम ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टेस्टिंग को। डिकम्पोजिबिलिटी यानी टेस्टिंग हम टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले इसको करें फिर उसको करें फिर उस पार्ट में करें, डिकम्पोजिबिलिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि किस तरीके से जो टेस्ट के लिए कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर या लॉजिक को हम सिंप्लीफाई कर सकें, रिड्यूस कर सकें। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम कुछ चेंज रिक्वेस्ट करें टेस्टिंग में। और अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है डिजाइन समझने, क्योंकि टेस्टिंग कोड की बात आती है, जो कोड जो है जनरेशन होता है डिजाइन का। तो एक अच्छा टेस्ट क्या होता है? तो कैनर, फाग और गुयेन ने कहा कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं अच्छे टेस्ट के। पहली चीज तो अच्छा टेस्ट ये होगा जो एरर निकाल सके, उसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि एरर निकाल सके। रिटेंडेंट नहीं होगा यानी कि बहुत सारे टेस्ट केसेस आप ऐसे बना दें जो काम एक ही कर रहे हो। और जो गुड अच्छा टेस्ट होगा वो बेस्ट ऑफ ब्रीड होगा, जिसे हम देखेंगे आगे अपने इक्वेशंस क्लासेस वगैरह जो बनाते हैं। जो अच्छा टेस्ट है ना तो वो बहुत सिंपल हो ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो। इंटरनल और एक्सटर्नल व्यूज है कोई भी इंजीनियर प्रोडक्ट है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोडक्ट है। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ये अगर हमारा प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, हम इसके अंदर जाएं और सब चीज़ों को टेस्ट करें जो अलग अलग इफ एल्स हैं, चाहे आपके फॉर हो, जितने भी हमारे डिसीजन पाथ हैं, स्ट्रक्चर से सबको चेक करें। तो हर एक चीज़ को चेक करने का मतलब ये है कि हमको अंदर का जानना आवश्यक है, हमको इंटरनल वर्किंग उसकी जानना जरूरी है। यानी कि सारे गियर सारे ऑपरेशन, सारे इंटरनल कंपोनेंट, सारे स्पेसिफिकेशन हम चेक कर लें। इसे हम कहते हैं इंटरनल व्यू या फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं इसको, जो मैंने भी बताया। दूसरा होता है कि हम इसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करें, यानी कि हम केवल इनपुट दें, आउटपुट लें और देखें कि इनपुट जो हमारी है फंक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उस तरीके का आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अंदर जो प्रोग्राम में जो कोडिंग की गई है, स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उससे हमें ज़्यादा वास्ता नहीं है। हमारा मेन ये है कि जो ऑपरेशन है इसके वो पूरी तरीके से फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे, उसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों के ही अलग एम होते हैं, यानी कि डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एरर निकाल के लाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस पे करते हैं, और जो मेन एस्पेक्ट उसका ब्लैक बॉक्स का ये होता है कि हम जो इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इसके मेन हमारा ये है कि इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट देखें सिस्टम का, कि ठीक से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जिसके लिए बनाया गया है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम बहुत क्लोज, बहुत डीप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो प्रोसीजरल डिटेल है, जो लॉजिकल पाथ है सॉफ्टवेयर के, कोलैबोरेशन है कंपोनेंट के बीच में, सारे कंडीशन, सारे लूप चेक करना, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का काम। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, व्हाइट बॉक्स को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दो विधाएं हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की विधाएं नहीं है ये टेस्ट केस डिजाइन की विधाएं हैं। टेस्ट केस डिजाइन की तकनीक है व्हाइट बॉक्स मेथड और ब्लैक बॉक्स मेथड। तो दो स्ट्रेटेजीज में अगर देखें मेथड्स को, एक व्हाइट बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स का मतलब ये होता है कि इसको जैसे मैंने कहा ग्लास बॉक्स भी कहते हैं। ये टेस्ट डिजाइन टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट डिजाइन करने की तकनीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट लेवल पे जाते हैं और देखते हैं कि हर चीज ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, सारे पाथ हमने कवर किए कि नहीं किए। जैसे मैं अगर इसको देखूं तो पहले हमारा मेन एम देख लीजिए, सारे स्टेटमेंट और कंडीशन हम कम से कम एक बार तो हम ट्रैवर्स करें ही करें। यानी कि इसमें क्या है कि एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और ये एक ये हो सकता है। ये तीन तरीके के अलग अलग पाथ दिख रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट पाथ हमें चेक करने हैं, मतलब ट्रू कंडीशन भी, फॉल्स कंडीशन भी, और ये इटरेशन है, बार बार इटरेशन जो हो रहा है उसको भी चेक करना है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप इसको डिराइव्ड जो टेस्ट केसेस बनाएंगे वो जरूर गारंटी करनी चाहिए कि सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट पाथ है मॉड्यूल के वो चेक करे गए हैं कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस। सारे लॉजिकल डिसीजन जैसे ट्रू और फॉल्स वाले वो चेक कर दिए गए हैं, सारे लूप्स हमने चेक कर लिए हैं, और इस तरीके से जो डेटा स्ट्रक्चर है वो भी हमने वैलिडेट कर लिए हैं।
इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर से। तो ये सीक्वेंस है, देखिएगा इसमें जो ये गोले दिख रहे हैं, दिस राउंड्स, इसे हम कहते हैं कि सोर्स कोड एलिमेंट है, और ये एरो है, ये फ्लो बता रहा है। तो सीक्वेंस इस तरीके से इफ एल्स यूज जाएगा, या तो इफ में यहाँ जाएगा या एल्स में यहाँ जाएगा। वाइल कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, अनटिल ये है, और केस है, स्विच केस इस तरीके से बनाया जाएगा। तो हम दो तरीके से देख सकते हैं, अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे आप ये देख रहे हैं, या फिर हम इसका फ्लो ग्राफ बनाएं। फ्लो ग्राफ अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसमें एजेस होंगे, इसमें नोड्स होंगे। तो बेसिस पाथ टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, ये टॉम मैकआबे साहब ने इसको प्रेजेंट किया था। बेसिस पाथ टेस्टिंग एक व्हाइट बॉक्स टेक्निक है, बेसिस पाथ टेस्टिंग। और इसमें क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसका मेजर निकाल सके, यानी जो डिजाइन, जो बेसिस सेट बनेगा एग्जीक्यूशन पाथ का, उसको लेके हम जानेंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स है प्रोग्राम, जो डिजाइन किया गया है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है। ये ग्राफ थ्योरी देखिए, ये जो हमें बना रहे हैं ना, ये चाहे फ्लो चार्ट हो, चाहे इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, उसका हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। यानी कि हम जो ये बनाएंगे उसका हमें ग्राफ जरूर बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बनाएंगे उसके लिए, और ये बड़ा यूजफुल सॉफ्टवेयर मेट्रिक है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारी चीजें दे देता है। इसको कंप्यूट करने का तरीका यह है कि जितने रीजन है, क्लोज रीजन, जैसे ये क्लोज रीजन है, ये क्लोज रीजन है, ये क्लोज रीजन है, ये वाला, तो जितने क्लोज रीजन है इनको पता कर लें और उसको उस पर एक जोड़ दें, तो ये आपके नंबर, ये आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाती है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का तरीका यह है कि जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ई माइनस एन प्लस टू, एजेस को एजेस लीजिए और नोड लीजिए, ई माइनस एन प्लस टू कर दीजिए। या प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रेडिकेट नोड हैं इस फ्लो ग्राफ में, उनको, या जिसे कहें नंबर ऑफ सिंपल डिसीजन है, उसको +1 कर दीजिए। ये तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। मैं बताता हूँ बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या होती है। अब जैसे आपके पास ये फ्लो चार्ट है, अब देखिए कि इसमें कौन कौन से इंडिपेंडेंट पाथ है। हमें बेसिस पाथ टेस्टिंग में इंडिपेंडेंट पाथ निकालने पड़ते हैं। एक देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये बात हो गया, एक आपका ये हो गया, ये एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये कई बार हो सकता है, इसे डॉट 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 दिया हुआ है। तो ये 4 पाथ हो सकते हैं। फिर इन चारों पाथ के लिए हम टेस्ट केस बनाएंगे। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जो हमें क्वांटिटेटिव मेजर देती है लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की क्या है। मतलब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी पता करने के लिए हम सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो जो हमें वैल्यू मिलती है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की, ये हमें बताती है पहले चीज तो कितने इंडिपेंडेंट पाथ है, जो बेसिस सेट है प्रोग्राम के कितने इंडिपेंडेंट पाथ है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा, हमें अपने 4 पाथ थे, और ये हमें अपर बाउंड बताता है कितने नंबर ऑफ टेस्ट बनाने हैं। जैसे अभी हमने 4 देख लिए, तो इसमें हमें अपर बाउंड भी पता चल गया कि 4 इसमें हमें टेस्ट केसेस बनाने ही बनाने हैं। तो अपर बाउंड भी बता दिया इसने। कॉम्प्लेक्स देखिए बहुत सारी चीज निकाल के देता है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो इसने बता दिया हमें कि कितने हमें टेस्ट केसेस बनाने हैं, इसने हमें बता दिया कि क्या अपर बाउंड होना चाहिए, इसने हमें ये बता दिया कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ होने चाहिए। और अब एक चीज और है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है कि 10 से ऊपर है तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा प्रोग्राम को। 10 से ज्यादा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए आपके मॉड्यूल की। तो जितने ज्यादा आपके मॉड्यूल होंगे उतनी ज्यादा एरर आएगी, ये कहा गया है। जितनी ज्यादा मॉड्यूल्स उतनी ज्यादा एरर, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपके प्रोग्राम की उतना ज्यादा एरर होगा। तो ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी यही बताती है कि आपकी एरर्स कितने होंगे और उसको किस तरीके से डील करना है। इसके लिए हम ग्राफ मैट्रिक्स यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं बेसिस पाथ टेस्टिंग में। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं इस तरह समझाता हूँ, ये आपका फ्लो ग्राफ है। इस फ्लो ग्राफ में ये 1 से लेकर 5 तक है, तो हम ये 1 to 5 यहाँ लिखेंगे, 1 to 5 यहाँ लिखेंगे। ये नोड्स हैं, मतलब एक तरीके से हम ये इसको हम अगर कंप्यूटर साइंस की भाषा में कहें तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, जिसे हम ग्राफ मैट्रिक्स कह रहे हैं, क्योंकि ग्राफ को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ले लीजिए इसमें, और हर एक रो कॉलम में हम वो दर्ज कर देंगे। जैसे 1 से लेकर 3, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि एरो है इसमें। तो 1 से लेकर 3 तक आप जा रहे हैं तो ए मिल रहा है, लेकिन 3 से 1 में कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए 3 से 1 में आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जहां जहां आप जा पा रहे हैं वो आप यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हम इसमें वेट ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसा है, इवैल्यूएट करेंगे उसको। तो यहाँ पर ये इनको हम एज करें, इनको नोट करें। कंडीशन टेस्टिंग इस तरीके से हो सकती है, जैसे इवन है, इवन है, रिलेशन ऑपरेटर लगा रहे हैं E2, तो रिलेशन ऑपरेटर ये E1 E2 अपने आप में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी 2 जैसे x प्लस वाई माइनस सी हो गया। मान लीजिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, या x बाय वाई इंटू सी, ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। इसके बीच में रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीज हो सकती है। अगर ये आप अलग से लें तो इनके बीच में आप एंड लगा सकते हैं, जैसे एक ये है, ऐसे एक यहाँ पर हो,
तो एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं। ये सारे आपके कंडीशन टेस्टिंग होती है। कंडीशन टेस्टिंग मतलब ट्रू और फॉल्स इसका रिजल्ट आएगा, ये कंडीशन टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। तो लूप टेस्टिंग में पहले तो समझ लीजिए कि अलग अलग टाइप के लूप होते हैं। लूप टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, और इसमें जो लूप कंस्ट्रक्ट है उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। 4 क्लास के हमारे अलग अलग लूप हो सकते हैं। एक तो सिंपल लूप है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल लूप है, लूपिंग है। ये नेस्टेड लूप है, नेस्टेड मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, और कॉनकैटिनेटेड लूप मतलब एक ये लूप है इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ लूप है। ये अनस्ट्रक्चर्ड लूप है, कोई भी चीज कहीं भी जा रही है लेकिन किसी न किसी तरीके से रिजल्ट आ रहा है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं कि साहब ये इनपुट के हिसाब से आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके संबंधित। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनल जो हमने देखा बेसिस पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग या फिर कोई भी कंट्रोल ग्राफिक्स पे नहीं जाते, सीधा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन मुद्दा ये होता है कि हमें फंक्शन देखने हैं, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की वो चेक करनी है कि वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। इसमें इस तरीके से हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे कि जो सारे फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो हम फुली चेक कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक तरीके ध्यान दीजिएगा कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, ये कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है, यानी कि दोनों को दोनों एक दोनों सिस्टर्स की तरह काम करती हैं, दोनों एक साथ काम करेंगी और दोनों आपको अलग अलग तरीके की एरर निकाल के देंगे, क्योंकि दे अनकवर डिफरेंट क्लास ऑफ एरर्स। वो जो एरर निकालते हैं वो अलग अलग टाइप के एरर। जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो क्या क्या एरर निकल के आते हैं, जैसे कोई इनपुट इनकरेक्ट या फंक्शन ही नहीं है, मिसिंग फंक्शन है, इंटरफेसिंग की कोई एरर है, कोई डेटा स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस में एरर है, जो परफॉर्मेंस इश्यूज है उसमें कुछ एरर है, परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आ रहा है, इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन एरर, ये सब आपको मिल जाएगा। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जिस तरीके से हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे थे कि अंदर की चीजें पता होना चाहिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक और मुद्दा है इसमें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमेशा जब सब कुछ तैयार हो गया उसके बाद की जाती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप तैयारी के समय कर सकते हैं। जैसे आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे थे, यूनिट बना दिया, फटाफट टेस्ट कर लीजिए, उसके व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर लीजिए। और ब्लैक बॉक्स हमेशा बाद में की जाती है, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन तैयार चाहिए, तभी तो हम उसकी टेस्टिंग कर पाएंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्रिगार्ड करती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और इसका मेन ये होता है कि इन्फॉर्मेशन डोमेन या रिक्वायरमेंट डोमेन। तो इस टेस्ट में कुछ सवाल के जवाब आपको देने होंगे कि किस तरीके से आप फंक्शन की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, सिस्टम का बिहेवियर परफॉर्मेंस कैसे चेक कर रहे हैं, कौन से इनपुट आप ले रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि अच्छे टेस्ट केसेस हैं, क्या सिस्टम किसी पर्टिकुलर इनपुट वैल्यूज के लिए सेंसिटिव है, किस तरीके से आप बाउंड्रीज को डेटा क्लास में एसोसिएट कर रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं, डेटा रेट और वॉल्यूम ये सिस्टम कितना टॉलरेट कर पा रहा है, और क्या कॉम्बिनेशन है जो डेटा का वो सिस्टम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो ग्राफ बेस्ड मेथड आप ले सकते हैं, जैसे ये ग्राफ है तो इसके लिए आप सीधा एक इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, जैसे नया फाइल है और डॉक्यूमेंट विंडो है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमें समझना है जो सॉफ्टवेयर में है तो उनकी हमें रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट को हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करते हैं। देखिए अलग 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पार्टीशन है। जैसे यूजर क्वेरी के लिए अलग पार्टीशन बना दिया, माउस पिक के लिए अलग पार्टीशन बना दिया, ऐसे आउटपुट फॉर्मेट प्रॉम्प्ट्स और जो इनपुट है डेटा है सबके लिए अलग अलग पार्टीशन बना दिया। अब जो पार्टीशनिंग करते हैं इसका मतलब समझिएगा, ये सारी जो चीज कहलाती है कह रही है वो बताता हूँ। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का मतलब ये है कि वो सारे टेस्ट जो एक क्लास में आ सकते हैं उनको एक क्लास में डाल देते हैं, यानी हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, सेट थ्योरी के हिसाब से करते हैं, इसको क्लास बना देते हैं और उनमें से एक पिक कर लेते हैं, वही सारे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, ये सारे एक जैसे कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंस होनी चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास में आने चाहिए, यानी कि वो एक्स आर एक्स, एक्स आर वाई, वाई आर एक्स और एक्स आर एक्स, एक्स आर वाई और वाई आर जेड और एक्स आर जेड, इसको फॉलो करें। यानी कि जो वैल्यू हो वो अपने से रिलेटेड हो, जो एक्स वाई से रिलेटेड हो, वाई भी एक्स से रिलेटेड हो। अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है तो एक्स जेड से रिलेटेड हो। अगर ये तीनों चीज फॉलो हो रही है, जैसे हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, रिलेशनशिप सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, ये आपकी रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। ये तीनों चीजें जो एलिमेंट जो क्लास फॉलो कर लेगी या जो टेस्ट केस फॉलो करेगा उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, वो सारे इनपुट हम यहाँ डाल देंगे, ये क्लास हो जाएगी। अब बस इन 3 क्लास एक एक उठा लीजिए और चेक कर लीजिए। तो इसका भी एक तरीका है, जो मैंने एक कहा उसको मैं चेंज करता हूँ क्योंकि वो उसके भी निकालने का तरीका है। इक्विवेलेंस क्लास आपको ये बताएगा सेट, एक सेट, क्योंकि एक सेट बन चुका है इक्विवेलेंस क्लास का, उसमें वैलिड है या इनवैलिड स्टेट है इनपुट कंडीशन का, वो बताएगा। तो इनपुट कंडीशन जो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या रेंज वैल्यू आ रही है या रिलेटेड वैल्यूज है या बुलियन कंडीशन, तो इनपुट कंडीशन जो हो सकती है वो आपकी न्यूमेरिक रेंज भी हो सकती है, रेंज ऑफ वैल्यूज भी हो सकती है, रिलेटेड वैल्यूज भी हो सकती है, बुलियन कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर इक्विवेलेंस क्लास को आपको डिफाइन करना है इन चारों के हिसाब से तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो इनपुट कंडीशन है वो क्या है। अगर इनपुट कंडीशन रेंज है तो एक वैलिड और 2 इनवैलिड, एक वैलिड और 2 इनवैलिड आप इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे।
अगर इनपुट कंडीशन स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इनपुट कंडीशन में स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है तो एक वैलिड और दो इनवैलिड, एक वैलिड और दो इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे। अगर इनपुट कंडीशन मेंबर ऑफ अ सेट है, ये रिलेटेड वैल्यूज है, तो एक वैलिड एक इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। अगर इनपुट कंडीशन बूलियन है, ट्रू फॉल्स है, तो एक वैलिड और एक इनवैलिड क्लास बनाएंगे। तो इस तरीके के हम गाइडलाइन बना के डिराइव कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, और फिर हम चेक कर सकते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब ये होता है, ये अब इक्विवेलेंस अपनी क्लास बना ली, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास है, ये इक्विवेलेंस क्लास है, तो इसकी बाउंड्री वैल्यूज ले लीजिए बस, ये जो बाउंड्री है, तो एक वैल्यू यहाँ की ले लीजिए, एक वैल्यू यहाँ की ले लीजिए, एक वैल्यू इसके जस्ट बाहर की ले लीजिए, एक वैल्यू यहाँ से बाहर की ले लीजिए, क्योंकि हमेशा जो एरर्स होते हैं वो सेंटर पे नहीं होते, बाउंड्रीज पे होती है, अमूमन देखा गया है। तो इसलिए हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं, टेक्निक इसकी टेस्टिंग टेक्निक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो हमारी ब्लैक बॉक्स में आएगी। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का उपयोग करते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग होगी ना तो इसकी बाउंड्रीज ले लेंगे हम। तो हम हर एक एलिमेंट को ना लेके हम एजेस के एलिमेंट लेंगे, तो एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का, एक बाहर का। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पर बताया गया है कि हम यहाँ पर ए लेंगे या बी लेंगे, तो ए प्लस मतलब ए प्लस यहाँ आएगा, ए माइनस यहाँ आएगा, बी माइनस यहाँ, बी प्लस यहाँ, यानी एक वैल्यू यहाँ की, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये 1 से 100 तक है, मान लीजिए इक्विवेलेंस क्लास नंबर, तो आप 1 पे चेक करेंगे, 100 पे चेक करेंगे, 101 पे चेक करेंगे और -1 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। ये आपका मिनिमम मैक्सिमम उठा सकते हैं आपसे। फिर कंपैरिजन टेस्टिंग होती है। कंपैरिजन टेस्टिंग क्या होता है, ये कहाँ, सबसे पहले देखिए कि कंपैरिजन टेस्टिंग लेते कहाँ है यूजर, कहाँ हम इसको उपयोग करेंगे। जब रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की बहुत क्रिटिकल हो, यानी ह्यूमन रिलेटेड सिस्टम्स हो इसमें, तो जहाँ पर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करती है, वहां पर हम कंपैरिजन टेस्टिंग करेंगे। यानी कि हमारे पास एक टीम 1 है, टीम 2 है, ऐसे टीम अलग है, 3 है, अलग अलग टीम्स है, वो एक इंडिपेंडेंट वर्जन बनाएंगे, ये वर्जन 2 बनाएगा, ये वर्जन 3 बनाएगा, वर्जन 3 बनाएगा, वर्जन 3 बनाएंगे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, सब अलग अलग वर्जन बना रहे हैं। स्पेसिफिकेशन सबके लिए सेम है, मतलब रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है, लेकिन अलग अलग वर्जन बना रहे हैं। अब हर एक वर्जन को हम टेस्ट करेंगे सिमिलर डेटा से, और हम ये देखेंगे सारे इक्वल आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और फिर हम इन वर्जन को एक साथ चलाएंगे और रियल टाइम कंपैरिजन करेंगे इनका, ताकि हम कंसिस्टेंसी अचीव कर सके। यहाँ ये तब आती है जब रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्थोगोनल टेस्टिंग भी कर सकते हैं जब आपके इनपुट पैरामीटर बहुत कम होते हैं और जो वैल्यू आ रही है वो क्लियरली बाउंडेड है। इनपुट पैरामीटर बहुत कम है और वैल्यू हर एक पैरामीटर जो ले सकता है वो बहुत क्लियरली बाउंडेड है, तो ऑर्थोगोनल एरर टेस्टिंग करते हैं। ये हम स्पेसिफिकली इसलिए करते हैं कि हम रीजन फॉल्ट ला सकें, यानी कि एक एरर कैटेगरी जैसे फॉल्टी लॉजिक है, किसी कंपोनेंट में कोई फॉल्टी लॉजिक है, रीजन फॉल्ट्स हम देख रहे हैं। तो अगर ये एक इनपुट एट अ टाइम दें तो ये देखिए अलग अलग पॉइंट पे आपको यहाँ वैल्यूज मिलेंगी। हम क्या करेंगे, एन लाइन ऑर्थोगोनल बनाएंगे, यानी कि हम इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ लेंगे और ये सेंटर पे ले लेंगे, ये यहाँ कोने में कर देंगे, इसको पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर हम जो फॉल्टी लॉजिक देखना चाहते हैं, रीजन फॉल्ट, सारे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर देखेंगे कि इन इनपुट वैल्यूज के लिए क्या आउटपुट आ रहा है। फिर मॉडल बेस्ड टेस्टिंग होती है, एमबीटी जिसे कहते हैं। इसमें हम मॉडल को देखते हैं, क्योंकि नाम ही इसका मॉडल बेस्ड टेस्टिंग है। तो हम जो बिहेवियरल मॉडल है उसका एनालाइज करते हैं, और या नहीं हो तो हम उसे बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि बिहेवियरल मॉडल ये बताता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला किसी एक्सटर्नल इवेंट को या किसी स्टिमुलस को। फिर हम ट्रैवर्स करते हैं इस बिहेवियरल मॉडल को, और फिर देखते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं जो इनपुट जो ट्रांजिशन करेगा एक स्टेट 1 से स्टेट 2, क्योंकि बिहेवियरल मॉडल है, कहीं ना कहीं ये स्टेट चेंज करेगा, यानी कौन से इनपुट्स होंगे जो ट्रिगर या जो इवेंट्स है जो ट्रांजिशन में सहयोग करेंगे। फिर इस बिहेवियर मॉडल को हम रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आ रहे हैं वो कौन से हैं जो इस स्टेट्स को चेंज करें, प्रोग्राम के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। फिर हम इन टेस्ट केसेस को लगाते हैं, फिर देखते हैं जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं। अगर नहीं आ रहे हैं जैसे, तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अब कोई स्पेशलाइज एनवायरनमेंट है, आर्किटेक्चर या एप्लीकेशन है, वहां पर हमको क्या टेस्ट करना है, तो जीयूआई की टेस्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले जो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बहुत सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऑपरेशन हो सकते हैं, तो इसलिए हमको ऑटोमेटेड टूल्स अगर हम यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को चेक करना है तो क्या करेंगे, इसको टेस्ट करना है तो 3 लेवल पे करेंगे। एक, सबसे पहले हम करेंगे जब क्लाइंट है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअल है, अभी से किसी से कनेक्ट नहीं किया, डिस्कनेक्टेड मोड में है, तो क्या ये तब क्या काम कर रहा है, तब देखेंगे। फिर क्लाइंट सर्वर और क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर को, ये क्लाइंट है सर्वर को हम एसोसिएट कर देंगे। फिर देखेंगे कि अब क्या चीजें आ रही हैं, हर एक चीज को ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम नेटवर्क के को भी देखेंगे, अब पूरा नेटवर्क क्लाइंट सर्वर पूरा एज ए होल सिस्टम देखेंगे, नेटवर्क ऑपरेशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इसको टेस्ट किया जाएगा। तो कुछ अप्रोच हैं जो हमको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में देखनी होगी। एक तो हम एप्लीकेशन फंक्शन टेस्ट करते हैं, सर्वर टेस्ट करते हैं, डेटाबेस टेस्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन टेस्ट करते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं यहाँ पर। फिर हमको जो डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प फैसिलिटीज उसको भी चेक करना होता है,
यानी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो पहला फेज है टेक्निकल रिव्यू है, और जो चीज़ आई है एग्जामिन हमने किया है डॉक्यूमेंट को, कोई उसमें कोई एडिटोरियल क्लैरिटी है कि नहीं। हम डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं कि ठीक से डॉक्यूमेंटेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो भी हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अपनाई है वही हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं हम, इक्वल्स पार्टीशनिंग या बाउंड्री वैल्यूज ले सकते हैं हम, एमबीटी का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट का बिहेवियर या एक्चुअल बिहेवियर दोनों आपस में मेल खा रहे हैं मेल खा रहे हैं ये देख सकते हैं। और प्रोग्राम को देख सकते हैं कि उसमें इतना वो सब डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं जो आपके प्रोग्राम में है, यानी डॉक्यूमेंटेशन कम तो नहीं है। टेस्ट रियल टाइम टेस्टिंग के लिए, अब रियल टाइम टेस्टिंग में तो आपको टाइम का बहुत बड़ा मुद्दा है। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर चीज़ें होनी है, अगर नहीं होती है तो आप कहेंगे नहीं साहब ये सही नहीं। तो 4 स्टेप की स्ट्रेटेजी है जब हम टेस्ट केस डिजाइन करते हैं रियल टाइम सिस्टम के लिए। तो पहले तो टास्क टेस्टिंग करते हैं, जो पहला स्टेप है टेस्टिंग का उस रियल टाइम सॉफ्टवेयर का। हम देखते हैं कि हर एक टास्क को इंडिपेंडेंटली चलाएं। तो इसमें कन्वेंशनल टेस्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जो लॉजिक और फंक्शन एरर है वो निकल के आएगी। लेकिन हम टाइमिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें टाइम बहुत जरूरी है, लेकिन पहले तो हम बाकी चीज चेक करेंगे। फिर बिहेवियरल टेस्टिंग चेक करते हैं हम, जो सिस्टम मॉडल्स बने हैं उसको देखते हैं कि रियल टाइम सिस्टम में कि क्या एक्सटर्नल इवेंट के हिसाब से क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसमें हम इक्वल्स पार्टीशनिंग इवेंट या और बाकी चीजें जैसे इंटरप्ट और कंट्रोल सिग्नल को लगा के कैटेगराइज कर सकते हैं टेस्टिंग को। फिर अब स्टेट की टास्क की टेस्टिंग हो गई, बिहेवियरल टेस्टिंग हो गई, अब इंटर टास्क की टेस्टिंग करेंगे। या कि एक बार एरर जो इंडिविजुअल टास्क या सिस्टम बिहेवियर से अलग कर दिया गया, तो अब हम टाइम रिलेटेड एरर्स पे आते हैं। एसिंक्रोनस टास्क मतलब कोई टाइमिंग सिग्नल के बगैर हम अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अलग अलग जो डेटा रेट्स हैं, अलग अलग लोड के हिसाब से देखते हैं कि जो अलग अलग आपके टास्क हैं T1 T2 ये आपस में कैसे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। फिर सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंटीग्रेट करते हैं, पूरा रेंज ऑफ टेस्ट लगाते हैं इसमें, ताकि अब हम एक सिस्टम टेस्टिंग के हिसाब से देख सकें। जो रियल टाइम सिस्टम है वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं इंटरप्ट पे, तो अब हम इस पे बूलियन वैल्यू या बूलियन इवेंट लगा सकते हैं। पैटर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, जो प्रपोज सॉल्यूशंस है उसको हम उपयोग कर सकते हैं, और जो पैटर्न है वो आपको बेनिफिट करेंगे, क्योंकि आप ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या ये जो हमारे पास पहले से कोई सोल्यूशन है क्या उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पैटर्न में यूज़ करते हैं। पैटर्न का मतलब जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जो ऑलरेडी अप्लाई की जा चुकी है उसको हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने बात की किस तरीके से हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।